लोग शुरू कर रहे हैं हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 15 का था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पहले से ही पढ़ते रहे हैं, 7, 8, 9 सभी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। बट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी अभी तक हमने नहीं पढ़ी है और जैसा कि बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज एंड का भी कुछ आना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर उसकी पूरी थ्योरी को भी समझ लें, जिससे अगर कहीं पर आता है तो हमको सारे बेसिक्स मालूम हो। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी के बारे में सबसे पहले किसने बात की, क्या इसका ओरिजिन क्या था, तो इसके बारे में सबसे पहले 16th सेंचुरी में इटालियन फिजिशियन और मैथमेटिशियन थे जे कार्डो, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की। फिर उसके बाद में धीरे धीरे और आगे गए, तो आगे जाने पर अराउंड 1684 के आसपास जेम्स बर्नौली, एडी मोइवर और पियरे साइमन लेप्लॉस, इन तीनों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया और धीरे धीरे इसको जो इसका काम था उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जब उन्होंने आगे बढ़ाया उसके बाद में मेन जो इसके फीचर्स थे या इसके बारे में सबसे ज्यादा सिंगल मैन जिसको कहा जाता है वो है लाप्लास अकेले सिंगल पर्सन थे जिन्होंने इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत सारा काम किया और उनका ये जो इसका जो रिसर्च थी वो थ्योरी ऑफ एनालिटिक डेप्थ प्रोबेबिलिटी के नाम से 1812 में रिकॉग्नाइज हुई। इसी के बेस पर फिर हमको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी गई कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ये क्या चीज है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर किया जाता है। किस बेस पर मेजर किया जाता है? ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, अब इसमें कई नई चीजें आई जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है, अब मैं उनके बारे में बात करूंगी, जैसे कि इवेंट्स क्या चीज होते हैं, ठीक है, सर्टेनिटी क्या चीज है, किस टाइप से है, इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी तरह की होती है? प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है। पहली प्रोबेबिलिटी होती है एम्पेरिकल, अपनी एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, और दूसरी हमारी होती है थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज में सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि एक्चुअल में जब कोई इवेंट या किसी चीज की हम बात कर रहे हैं, किसी घटना की बात कर रहे हैं, जब वो एक्चुअल में घटित हो रही है तब वो उसकी कैसी प्रोबेबिलिटी कहलाएगी? हमारी एक्सपेरिमेंटल। फॉर एग्जांपल जैसे हम चंद्रयान 2 का ही एग्जांपल लें, अब चंद्रयान 2 को कितनी बार स्पेस में भेजा गया ये एक्चुअल में हम पूरा का पूरा काउंट करें और उसके बेस पर फिर वो जब सक्सेसफुली कितनी बार अपना मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उसको काउंट करें और इस बेस पर अपनी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो ये हमारी कैसी प्रोबेबिलिटी कहलाती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। पर दूसरी तरह की जो हमारी थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है? वो हम सारी की सारी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा या पहले भी 9th तक में कि आपने किसी कॉइन को टॉस किया, किसी डाइस को किया, या हमने कभी भी ऐसे किया 200 टाइम्स एक अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या एक्चुअली आपने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा था? नहीं देखा। तो जब हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमने अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया है, 3 कॉइन को टॉस किया है, 200 टाइम्स किया है, 300 टाइम्स किया है, तो इस बेस पर जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमारी थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है और इसी को हम टेस्ट में कंटिन्यू करेंगे। 9th तक आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है। अब जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की डेफिनेशन या फॉर्मूला आप कह सकते हो, वो ये रहता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब एक इवेंट को करने के लिए आपने कितनी बार किया है उसको, और नीचे आते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स।
लेकिन जब थ्योरेटिकल होती है तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, ठीक है, और नीचे अपने नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। तो ये हमारी होती है थ्योरेटिकल और थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, और ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल। अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये जब काउंट हो जाता है तब निकाली जाती है, और इसको हम केवल प्रेडिक्ट करके सपोज करके काम चलाते हैं। अब हम कुछ जरूरी मतलब वर्ड्स हैं जिनका बार बार यूज करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, उनके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर वो सब चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड हमको बहुत बार प्रोबेबिलिटी में यूज करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि हमने कोई ऑपरेशन किया और उससे हमारे पास में वेल डिफाइंड आउटकम्स आए। कोई ऑपरेशन जैसे कि हमने रोलिंग का डाई किया, ठीक है, या कॉइन टॉस किया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में अब हम बोलेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे? जब अपने पास में जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए? वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमारे नोन होने चाहिए। मतलब हमको पहले से जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे पता हो, और एडवांस में आप कोई भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटकम्स के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आता है इवेंट। जैसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये है, तो आखिर इवेंट क्या चीज होती है? इवेंट हमारा क्या होता है? इवेंट हमारा होता है कलेक्शन होता है सारे या कुछ हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका। तो जैसे कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो उसके कितने आउटकम्स मिल रहे हैं हमको? हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गए? इसके इस इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स हो गए, और इनका जो कलेक्शन आपने लिखा तो वो क्या हो गया? हेड एंड टेल, है ना। तो ये चीज कहलाती है एक इवेंट की। अब इवेंट हमारे कितनी तरह के होते हैं? इवेंट के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या चीज होती है? जैसे कि अभी हमने कॉइन की बात की और कॉइन को टॉस किया तुमने, तो हेड भी आ गया और टेल भी आ गया। तो ये हमारा पहला इवेंट हो गया E1। ये दूसरा इवेंट हो गया E2। दो इवेंट हुए हमारे पास, एक बार हेड आ सकता था, एक बार टेल आ सकता था। तो ये जो इवेंट्स हुए ये इवेंट्स कहलाएंगे हमारे एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अब दूसरे इवेंट होते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? कंपाउंड इवेंट होते हैं जैसे कि अपन ने एक डाइस है उसको रोल किया और मैंने आपसे कहा कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवन नंबर जब हम डाइस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये चीजें होती हैं। और जब आप इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर हमारे पास में कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। तो अगर केवल इवन नंबर की बात की तो आपके पास में टोटल 3 कंडीशन आ गए, 2 4 और 6। तो ये कैसा इवेंट बन गया? कंपाउंड इवेंट। यानी इवन नंबर में ही हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स 3 थे, तो ये बन गया आपका कंपाउंड इवेंट। फिर अगला आता है आपका श्योर या सर्टेन इवेंट। श्योर या सर्टेन इवेंट किस चीज को कहते हैं? जिस काम के होने का 100% चांस हो। 100% चांस हो जिसका मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आए? अपनी 1 है, यानी कि जितने चीजें हो रही हैं उतने ही अपने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आती है ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है श्योर या सर्टेन इवेंट। जैसे कि अगर हम डाइस की ही बात करें और हम यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स लिए हैं और इसमें हमारे पास में कंडीशन आ जाए कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए लेस देन 7 नंबर्स की, तो आपके पॉसिबल आउटकम्स भी 6 हैं, टोटल आउटकम्स भी 6 हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसे इवेंट श्योर इवेंट कहलाते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब आती है इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 इन द सेंस हम फिर यही डाई का एग्जांपल ले लें तो हमारे पास में
जो नंबर्स हैं ये हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो ऐसे नंबर की जो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो, तो क्या आपके पास में यहाँ 6 से बड़ा कोई भी नंबर है? नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 6, देन आंसर क्या आ गया? 0। और जब हमने यहाँ पर किया था कि लेस देन 7, तो यहाँ पे क्या आया था? नंबर लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी में 6 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल करने पर आया 1। तो यहाँ हमने देखा कि जब प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो वो श्योर इवेंट होगा, और जब प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होगी तो ऐसा इवेंट कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मान लो कि एक इवेंट के होने की हमको प्रोबेबिलिटी पता है ना, और अगर हमसे पूछा जाए कि उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल के दो, तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम P से दिखाते हैं, ऐसे ही किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम E डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमने कहा कि एक नंबर ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो तुमने कहा 0 है। अब एक नंबर के 6 यहाँ पे अगर हम लिख दें नॉट n ग्रेटर देन 6 की निकालो, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे 1 माइनस 0 कर दोगे और आंसर आ जाएगा 1। तो इससे ये पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम करें तो वो हमेशा 1 आता है। और एक रिजल्ट और है याद रखने लायक यहीं से कि यहाँ पर जब भी आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी मिली हमको? 0, और मैक्सिमम कितनी मिल रही है? 1। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती।